आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज थोड़ा ट्रैक चेंज करेंगे। आज एक बैंक पे फोकस करेंगे और आज बात होगी बहुत लंबे अरसे बाद रिविजिट करेंगे सिटी यूनियन बैंक। और इस कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोडी सर होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। तो सर से होगी इकोनॉमी, बैंकिंग एज अ स्पेस और सिटी यूनियन बैंक की हेल्थ की बातचीत। गाबा सर होंगे जिनसे जानेंगे मार्केट के टेक्निकल्स, और साथ में मेरे सहयोगी रोहन भी जुड़ने वाले हैं। एक बढ़िया एक्सक्लूसिव का तड़का भी इस शो में होगा। लेकिन शुरुआत जरा मार्केट्स के मूड और गाबा साहब के टेक्निकल चेक के साथ। तो मार्केट्स का मूड तो खैर मैंने लास्ट जब साल वो सेंसेक्स करा था, रिविजिट करा था मार्केट्स को, तो वही कमजोरी अभी भी नजर आएगी आपको। 1.5% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक 3-3.25% की कमजोरी। ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी थोड़े से स्ट्रॉन्गर स्टेड में नजर आते हैं। 1-for-1 का रेशियो एडवांस डिक्लाइन का है, लेकिन ठीक है, थोड़े से पस्त पड़े हुए हैं हम लोग। दिक्कत भरा माहौल है और लार्ज कैप्स जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा नॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में झेलते हुए। दिक्कत क्या है? वो यूक्रेन क्राइसिस, डी-एस्केलेशन की होप्स के साथ गए थे हम लोग मंडे को शाम को, जब वो बातचीत की तैयारी हो रही थी यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे। वो डी-एस्केलेशन हुआ नहीं, वो चिंताएं लिंगर करती हुई, वो सैंक्शंस और टाइटन होते हुए, उससे जिटरी है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। और कच्चा तेल इस बीच इतना उबाल उठा चुका है, $110 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे भारतीय बाजारों का वैसे ही मूड थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ। ऐसे में गाबा सर 111 कहां 112.5 हर टिक के साथ मजबूती बढ़ती चली जा रही है इसकी। तो गाबा सर से समझ लिया जाए फिर कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो मार्केट्स को। गाबा सर 16,500 के ऊपर, लेकिन एक फ्रेजाइल जोन के आसपास भारतीय बाजार ट्रेड करता हुआ। एक तो आपने कोई सुबह से निफ्टी बैंक का ट्रेड लिया आज क्या? जी नहीं, गुड आफ्टरनून। कुछ ट्रेड नहीं लिया। माहौल ऐसा था कि सुबह का जो एक बार बना था उसको नेगेट कर दिया, उसने वीकनेस बनाया। लेकिन वीकनेस के लिए भी शॉर्ट तो कर सकते थे, लेकिन वो जो एरिया थी वो सही नहीं थी। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक निकला। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसी जगह पर है 16,500। संभल जाए तो संभल जाए, लगता है आज शायद संभल जाए, कल का भरोसा नहीं। और बैंक निफ्टी 35,000, ये भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 35,000, 16,500 राउंड फिगर्स है। संभलने की जगह अच्छी है, लेकिन स्ट्रेंथ फिलहाल मुझे अब तक नजर नहीं आती। तो ले भी तो कैसे ले? तो अब इस समय निफ्टी बैंक दोनों ही आपके लिए आज से वो नो ट्रेड जोन है ना? संभलने की जगह संभल गया तब कन्विक्शन लौटेगा, अदरवाइज छोड़ दिया जाएगा ट्रेड। जी हाँ। और ये कन्विक्शन कैसे लौटेगा गाबा सर? साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल जो 16.5 के हैं या 35 के हैं निफ्टी बैंक पे, अगर वो डिफेंड हो गए तो, या फिर इसके ऊपर कहीं कोई लेवल्स नजर रख रहे हैं आप, वो थ्रेशोल्ड ब्रीच हुए तब मूड सुधरेगा? अब निफ्टी में 16,600 का एक लेवल है, इसके ऊपर मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि 16,500 संभल गया, तब ये पार कर लेगा, तब लेने की जगह बन जाती है 16,600 के बाद। फिर उसको बेच लीजिए 16,700 में, ज्यादा भी नहीं, 100 पॉइंट बहुत हो गया। बैंक निफ्टी में उसे पार करना पड़ेगा 35,200, तब जाके लगेगा 35,000 संभला के लिए सब। और जब तक 35,200 पार नहीं करता तब तक तो नो ट्रेड जोन है। हम कहते हैं नॉर्मली ट्रैप जोन। ट्रैप जोन में ट्रैप हो सकते हैं, क्लैरिटी मिसिंग है। जब तक क्लैरिटी मिसिंग होता है ना, तब ट्रेड नहीं करना चाहिए। घमंड होना चाहिए, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड, ऐसा घमंड होना चाहिए, तब जाके ट्रेड बनता है। वरना तो चेस करेंगे तो ट्रेड नहीं मिलता। चेज करने से ट्रेड नहीं मिलता है। जो लेवल्स आपने डिफाइन करे हुए हैं उनका इंतजार करिएगा। वो लेवल स्क्रीन पे आए तो कन्विक्शन बढ़ेगा, तब बाजार में एंटर करना है। और गाबा सर ने कहा वो लेवल्स क्या है? निफ्टी पे 16,600 आज नजर आए थे, ऐसा नहीं 16,600 के ऊपर के लेवल्स नजर आए थे। आप फिर से 16,600 के ऊपर लेवल्स नजर आए तो शायद एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ज्यादा लालच नहीं, 16,700 से पहले उस ट्रेड को आप बुक करके चलिएगा। यही लेवल्स अगर निफ्टी बैंक में देखते तो 35,200 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है, तब शायद थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ के जोन में आएगा। तब वो कोई, अगर आप चाहें तो बाय ट्रेड इनिशिएट करें। लेकिन इस समय अभी की स्क्रीन देखते हुए बाजार में निफ्टी बैंक एटलीस्ट उसके पर्सपेक्टिव से कोई फ्रेश ट्रेड नजर नहीं आता है। कंडीशनल है, वो कंडीशनल है, यहां से थोड़े से इंप्रूवमेंट्स आए, चार्ट पे थोड़ी स्ट्रेंथ लौटे इंट्राडे के लिहाज से, तो वो ट्रेड बनेगा। तो गाबा सर मार्केट का मूड तो बिगड़ा हुआ है, फिर आप इस बीच कश्मीर चले गए। ये कश्मीर में स्कीइंग करने बर्फ में गए थे और हाउस बोट पे बैठ के आप मार्केट के टेक्निकल चेक कर रहे थे, कोई ट्रेड ढूंढ रहे थे क्या माइल के स्टॉक स्पेसिफिक?
देखिए ऐसा है, कश्मीर में स्कीइंग करने इसलिए गया था क्योंकि मैं 1975 से जा रहा हूँ और वो मन में एक सुकून मिलता है जब बर्फ में स्कीइंग करता हूँ। हर साल जाते थे 75 से, बस कोरोना वाले साल नहीं गए? बिल्कुल, खाली 10 साल नहीं गया जब वो इंसर्जेंसी वहां थी, लेकिन उस समय मैं औली चला गया। वहां पर जाते वक्त 2 दिन लगते थे, आते वक्त 2 दिन लगते थे। ओहो। तो वो टफ जर्नी था, लेकिन वो बोलते ना पैशन था या कीड़ा था, लेकिन 2 दिन भी चल जाते जाने में आने में, 4 दिन निकल जाते थे। अब तो क्या है, सुबह का फ्लाइट पकड़ो, आप शाम को पहुंच गए कश्मीर। ये हाउस बोट पे डल लेक पे रुके थे क्या आप? हाँ जी, डल लेक पे रुका था, बहुत बढ़िया हाउस बोट है, तो वहां पर रुका था। पहली जिस दिन पहुंचा उस दिन रुका, नेक्स्ट डे स्कीइंग कर आ गया, फिर नीचे आकर फिर रुका, फिर वापस आ गया। मैम को क्यों नहीं लेके जाते साथ में, अकेले क्यों जाते हो आप? ठंड बहुत है ना, और स्कीइंग करती नहीं वो, और मैं स्कीइंग करता हूँ। तो वो गोंडोला से उतर आती वो, आप स्कीइंग करके उतर आते? ये तो बहाना है बिना बात का, मैम को ले जाना चाहिए था ना। नहीं, वो एक बार चली, उसके बाद बोला मैं वापस नहीं आऊंगी। अच्छा, उन्होंने कहा तब ठीक है, तब ठीक है। मैं उम्मीद करता मैम सुन रही हो, आपको टोकेंगी मुझे क्यों नहीं ले जाते हो, पर ये पता चला मैम ने खुद ही मना कर रखा है, तो ठीक है। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, रोहन की एक्सक्लूसिव, उसके बाद मैनेजमेंट से बातचीत। तो रोहन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दरअसल ड्रोन्स के लिए पीएलआई स्कीम आई थी, जिसके लिए आवंटन किया गया था, रकम दी गई थी। वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन से जुड़े सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स को भी ड्रोन पीएलआई में लाने की तैयारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से उसका गैमेट जो है, उसका कवरेज जो है, शायद बढ़ाने की तैयारी है। क्या खबर है, क्या डेवलपमेंट है? ये तो हमारी ऑफिस का ड्रोन लगा दिया स्क्रीन पर। ये तो हमारे ऑफिस में कोई शो की स्पेशल था, बजट या कुछ बर्थडे का कुछ तो था। ठीक है, लेकिन रोहन ये बताइए खबर क्या है? ये ड्रोन की पीएलआई तो अनाउंस हुई थी, अब क्या बदलाव हो रहे हैं या क्या होने वाला है? जी, सरकार अब जो बदलाव करने जा रही है उसमें ड्रोन पीएलआई के अंदर ही कुछ और चीज़ों को ऐड कर दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो सबसे पहले एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन से जुड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, कोई सर्वेलेंस से जुड़ा हुआ है, कोई स्प्रेइंग कर रहा है, कोई अलग अलग तरह का काम कर रहा है, उसको जोड़ा जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट्स, इन तीनों को जोड़ने की बात कही गई है। और इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा है कि इनको भी जोड़ने की जरूरत है। और किसके कारण क्या है? तो 2 बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहले तो जो भारत में ड्रोन इकोसिस्टम है वो बहुत छोटा है, 60 करोड़ का पिछले साल था। जो स्कीम है ड्रोन पीएलआई की वो 120 करोड़ की, वो दोगुनी है उल्टा, और 20% इंसेंटिव ये दे रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि इसका जो फायदा है वो अधिक से अधिक कंपनियां उठा पाए। और चूंकि अब ड्रोन हमने बैन कर दिया है, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं बाहर से, तो भारत में कंपोनेंट्स बनना भी जरूरी है, जिसको कि वो बना सके उसके लिए सॉफ्टवेयर बनना भी जरूरी है। और उसके लिए हमारी कैपेबिलिटी इस वक्त नहीं है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी हमारे पास नहीं है। तो सरकार एक तरफ चाहती है कि अधिक से अधिक कंपनियों को फायदा मिले, दूसरी तरफ ये चाहती है कि एंटी ड्रोन को लेकर ज्यादा काम हो सके। इस वक्त एंटी ड्रोन में डीआरडीओ कुछ काम कर रही है, अदानी डिफेंस कुछ काम कर रही है, और कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर अभी ये नहीं हो रहा है। तो उसको करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग दुनिया के देशों में आप देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसमें एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी का, खासतौर पर भारत में बने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है ताकि इसको बनाया जा सके। तो ये एक कारण रह गया है। दूसरा, अब जो ड्रोन पीएलआई स्कीम हुई थी उसका टाइमलाइन क्या है? तो सरकार का कहना है कि मार्च अप्रैल में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद जून तक उनका प्लान है कि पहला पेमेंट दे देंगे। और अगर 120 करोड़ खर्च हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी, चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है पूरी ड्रोन पॉलिसी को, तो उसके ऊपर और ज्यादा राशि ले सकते हैं, उसमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। मैं चाहता था 120 करोड़ रुपए ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए दिए गए थे, अब दायरा बढ़ाया गया तो पैसा बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो बढ़ाया जाएगा, ऐसा रोहन पिकअप करते हुए। अच्छा, वो ड्रोन के लिए था और इस दायरे में अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इंगल्फ कर ली गई है ना, क्योंकि ड्रोन से अब जरा मिलिट्री इंपॉर्टेंस है, हमें उसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी रखनी पड़ेगी। ठीक बात, इंटरेस्टिंग है। स्टॉक्स वॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। रोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो भाई, ड्रोन से जुड़ी कंपनी, ड्रोन पीएलआई, उसका दायरा बढ़ाना और 120 करोड़ रुपए थ्रेशोल्ड नहीं होगा, शायद उसके बियॉन्ड भी अगर जरूरत पड़ी तो जाने की तैयारी, ये अच्छी खबर। मैनेजमेंट को स्क्रीन पे दिखाइए और सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ डॉक्टर एन कामाकोड़ी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कामाकोड़ी सर, बहुत दिनों बाद, कहां थे इतने दिनों से सर? इधर ही हूँ, कुंभकोणम में था, बट ऑलमोस्ट कई दिन के बाद अभी आवाज आया एंड मैं हूँ उधर। अच्छा कामाकोड़ी सर, आपके बिजनेस पे आऊं उससे पहले, आज थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा उससे शुरुआत करता हूं। वो जो स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से रशिया को हटा दिया गया है, वो सैंक्शंस का पार्ट जो रखा गया, क्या मतलब इसका सर?
इसका मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, हमारे स्टूडेंट जो उस ज्योग्राफीज में पढ़ रहे हैं या फिर डिफेंस रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं, इन सब के लिए क्या मायने है? स्विफ्ट से रशिया का बाहर जाना, हम लोग, हमारे पेमेंट सिस्टम टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, या पेमेंट पैसा आ जाएगा लेकिन डिले के साथ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब तक अभी दूसरा इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो थोड़ा इफटाल वो सैंक्शन निकलने के बाद भी इधर पैसा इधर से जाएगा। सो वही उधर प्रॉब्लम ऐसा ही बोलता है, लाइक वो मास्टर और वीसा के लेट से अलावा कोई पेमेंट सिस्टम उधर नहीं है। इसके कारण उधर इवन रेलवे स्टेशन वगैरह में लेट से वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करने का उधर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसा ही न्यूज आ रहा है। इधर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर डायरेक्ट रुपी ट्रांजैक्शंस रशिया और इंडिया के बीच के थोड़ा चैनल से है, वो बंद होगा और नहीं, अभी तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। सो वो डायरेक्ट पैसा जाने का कोई अभी तक वो क्या जाएगा, वो सब अभी थोड़ा कंफ्यूजन में ही है। मगर वो हमारा कार्ड जो लोग उधर लेके गया है, उधर वो यूज करने का अभी मुश्किल है। अभी तक वो और थोड़ा दिन के लिए प्रॉब्लम जाएगी। तो ये मुश्किल मतलब क्या भारत एक ऐसे कामाकोड़ी सर, मुझे याद पड़ता है, और हम लोग पता है, जब पिछले चर्चा हो रही थी, हमारे एक रिपोर्टर जुड़े थे आलोक, उनसे यही बातचीत हो रही थी। तो इंडिया ईरान के टाइम पे भी ऐसे ही सैंक्शंस लगे थे, ईरान को भी स्विफ्ट से बाहर करा गया था, तो आईएनआर पेमेंट्स का हमने विकल्प खोला था ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड में। क्या ऐसे ही रशिया के साथ भी विकल्प खुल सकता है क्या, और इजीली वो मैनेज किया जा सकता है क्या, वो स्विफ्टली शिफ्ट करा जा सकता है क्या? या वो जमाना में वो यूको बैंक वो नॉमिनेटेड बैंक था, वो इंडिया और इराक के बीच में कोई तो वो ट्रांजैक्शन था, ये सब वो संभाल रहा था। ऐसा एक अभी तक वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, अभी तक वो बंद नहीं है, बट वो रिटेल ट्रांजैक्शन को थ्रू करना बहुत मुश्किल है। वो अभी वो इवन वो ट्रांजैक्शन वो चैनल खोला है, तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो मामला बराबर संभाल सकता है, बट वो कार्ड लेकर उधर किसी तो रिटेल आदमी उधर गया है तो वो नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं, वो बिकॉज वो इंटायर पेमेंट मैकेनिज्म बंद है रशिया में। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया वो स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क। मैंने कहा आप आए तो एक बार समझूं क्या मतलब, क्या मायने हमारे जो इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, जो स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स सब देख रहे हैं उनके लिए। सिटी यूनियन बैंक की कामाकोड़ी सर हमेशा से खासियत रही है वो आपका एमएसएमईज, एसएमईज का एक्सपोजर, और वो पल्स जाननी है तो आपसे बेहतर कोई है नहीं। क्या चल रहा है सर एमएसएमईज, एसएमईज को लेकर? किस तरह का डिमांड एनवायरमेंट है, किस तरह का क्रेडिट ऑफ टेक है, किस तरह की हेल्थ है? डिटोरिएशन तो नहीं हो रहा मामला कुछ? मैं थोड़ा लंबा जवाब इसके लिए मैं देना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन आप देखें तो 2019 दिसंबर तक वो इकोनॉमी में वो स्ट्रेस बिल्ड होने का शुरू हो रहा था। उसके बाद मार्च 2020 में वो कोविड रिलेटेड इश्यूज आकर वो लॉकडाउन वगैरह आने के बाद वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन के समय सब चीज अभी वो जमाना में बंद हो रहा था, बट उसके बाद वो एक साल स्टैंड स्टिल क्लास था। उसके बाद थोड़े वो ECLGS वगैरह आने के बाद अभी तक वो ऑलमोस्ट 99.9% तक, और इवन वो कोविड के पहले क्या क्या अभी ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो हेल्थ था, वो सब अभी वो अभी तक वो अभी रीच किया है। सो वो 2-3 इंडस्ट्रीज, वो पैसेंजर कार ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, ये सब, एंड इवन एजुकेशन, ऐसा कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज छोड़कर इसके अलावा सब इंडस्ट्रीज नॉर्मल सी आया है। वो इवन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सेंट्रल बैंक उसके ऊपर वो कितना तक अभी आया वो अभी बोला है। तो पहले एक साल पहले अब हमको इवन सब MSME बिजनेसमैन को अंदर वो फियर ऑफ लाइफ और फियर ऑफ बिजनेस दोनों था। अभी वो सब खत्म चुका है। अभी सब लोग नॉर्मल सी आ गया।
बट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी तक वो लाइक से इवन प्री कोविड लेवल तक आया है। हाँ। तो वो 80% के आसपास है। वो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट ग्रोथ फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लाइक से वो 85% के ऊपर आने के बाद भी इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होगा करके वो उम्मीद है। वो डिस्कशंस अभी एनेक्डोटल एविडेंसेस है अभी एंड इवन टेक्सटाइल वगैरह वो सब अभी शुरू होने का साइकिल शुरू होने का अभी इनिशियल लाइक से ग्रीन शूट्स अभी दिखा रहा है। हाँ। वो अगला साल और अनदर 2-3 क्वार्टर्स में लाइक से ग्रोथ फुल थ्रॉटल में शुरू होगा करके हमारा उम्मीद है। तो फिर तो पता है कामाकोड़ी सर, मैं इसीलिए आया था एसएमईज के हालात को लेकर, क्योंकि हमारे अब ग्रॉस एनपीए 5.2, नेट एनपीए 3.5% के जोन्स पर है। एलिवेटेड है। एलिवेटेड इसीलिए कह रहा हूं, अदरवाइज तो कंपेयर से तो कहीं बेहतर हमेशा रही है एसेट क्वालिटी, पर आपने आदत डाली थी हमें 2%, 3% की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये 5%, 5.5%, 6% के ब्रैकेट में आ गई। ये अब स्थिति क्या है? लास्ट आपके Q3 नंबर्स के बाद कमेंट्री ये थी कि आप लोग रिकवरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा होंगी स्लिपेजेस के कंपैरिजन में, तो एसेट क्वालिटी में इंटर्न इंप्रूवमेंट होगा। उस Q3 के रिजल्ट्स के बाद से, उस कमेंट्री के बाद से अब तक स्थिति डिटोरिएट हुई है, तो ये नहीं हुई है ना? नो एक्चुअली आप देखें तो सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के अंदर ग्रोथ बोथ ग्रॉस एंड नेट एनपीए थोड़ा बहुत नीचे आने का शुरू है। तो आगे ये पहले क्या था, हमको लाइक से 2019 तक हमारा एनुअलाइज्ड स्लिपेज रेशियो 2% के आसपास था। हाँ। वो 2020, 21 और इवन अभी तक 22 में वो स्लिपेज रेशियो 3% के तक अभी इंक्रीज हुआ। बट हमारा प्रॉब्लम यही था, वो रिकवरीज के लिए वो कोर्ट वगैरह वो इसके वो सब लाइक से ठीक से नहीं था। अभी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह अभी तक अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। बट इवन लाइक से आप थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स देखा है तो वो दी स्लिपेजेस आर ओनली 50 करोड़ ओवर एंड अबव दैट ऑफ दी लाइक से रिकवरीज। वो अगला साल हमारा कॉन्फिडेंस यही है, वो रिकवरीज वो दी स्लिपेज के से भी ऊपर ही होगा। लाइक से दी इंक्रीमेंटली दी ग्रॉस एंड नेट एनपीए फटाफट नीचे आने का अभी दिशा दिख रहा है। अरे वाह। और 2022-23 में हमारा लाइक से ग्रॉस एंड नेट एनपीए बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। वो उनका लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस 200% है। अरे वाह, बढ़िया कमेंट्री। 200% कॉन्फिडेंस आ गया एसेट क्वालिटी में, बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगा। थोड़ा सा बिजनेस साइकिल पिकअप होने के थ्रेशोल्ड पे आ गई है। वो जो एसएमईज, एमएसएमईज हैं, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से 80% के आसपास है। 185% के जोन्स पे जाती हैं तो नया केपेक्स साइकिल प्लान होने शुरू होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा थ्रेशोल्ड पे आके खड़ी हुई है, इंटरेस्टिंग जंक्चर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक और एसेट क्वालिटी को खास तौर पे लेकर। और अब तो खैर कामाकोड़ी सर के बैंक की नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की चर्चा होती है कि 3 मेजर एरियाज पे अब फोकस शुरू हो गया है। वो HR मैनेजमेंट, डिजिटलाइजेशन, कस्टमर मैनेजमेंट। इन सब पे जब कामाकोड़ी सर अगली बार जुड़ेंगे तो ब्रॉडर आउटलुक, ब्रॉडर पिक्चर पे बात करूंगा। आज तो खैर वो पेन वाली बात ज्यादा थी, जो कंसर्न्स हम सबके जहन में थी, और कामाकोड़ी सर ने वो सारे कंसर्न्स को डैश कर दिया है। कॉन्फिडेंट है आगे का आउटलुक को लेकर। थैंक यू कामाकोड़ी सर जुड़ने के लिए। आते रहा करिए सर बीच बीच में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 16,550 निफ्टी, 35,000 के हल्के ऊपर निफ्टी बैंक। ठंडा माहौल है। और आज सुबह की जो वीरू की कमेंट्री थी जिसमें क्लस्टर्स की बात करी गई थी, उसमें जो न्यूट्रल जोन वाला क्लस्टर था फॉर द टाइम बीइंग, जिसके बाद डिफाइन करना मुश्किल है जिस क्लस्टर में बाजार है कि एक सिग्निफिकेंट अपमूव या एक ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है, उसी कंसर्निंग क्लस्टर में ही इस समय भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ। ऐसे में बाकी के सिग्नल्स क्या कहते हैं?
इस क्लस्टर से किस तरफ की जर्नी भारतीय बाजार लेते हुए नजर आएंगे? क्या कोई डिफाइंड स्ट्रैटेजी है इस बाजार में, और क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को ट्रैक किया जाए, इस पर डिटेल कवरेज वीरू आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। जो क्लस्टर की बात हुई थी उसको आगे आई एम श्योर बढ़ाया जाएगा कमाई के अड्डे में वीरू के द्वारा, और फिर एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा जो मदद करेगा आप लोगों की। पेनल्टिमेट सेशन है कल की वीकली एक्सपायरी से पहले, तो आखिरी का 1.5 घंटा एक इंटरेस्टिंग होगा पोजीशनिंग के लिहाज से। तो वीरू के साथ और हर्षदा के साथ देखिए ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा। नमस्कार।